आज का विषय जैव उत्तेजक या बायोस्टिमुलेंट्स, उनकी भूमिका, प्रकार एवं बनाने के तरीके। मेरा नाम कुलदीप सिंह ठाकुर, मैं प्राध्यापक हूं सब्जी विज्ञान विभाग, यशवंत सिंह परमार औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, हिमाचल प्रदेश में। प्राकृतिक खेती में जैव उत्तेजकों का बहुत ज़्यादा रोल है, इसकी बात हम आज करेंगे। प्राकृतिक खेती क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक पदार्थों को जोड़कर मिट्टी की जैविक गतिविधि में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना है। प्राकृतिक खेती की प्रथाओं में अपघटन और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी करना शामिल है। स्थानीय बीजों का उपयोग, फसलों, पेड़ों और पशुओं का एकीकरण, मुख्यतः देसी नस्लों की गायें, पानी के संरक्षण के लिए फसलों की प्रभावी दूरी, कंटूरिंग और मेड़, गहन मल्चिंग, व्यापक अंतर फसल और फसल चक्र शामिल हैं। जैव उत्तेजक या बायोस्टिमुलेंट्स, जिनका कि प्राकृतिक खेती में बहुत ज्यादा रोल रहता है, इनके बिना हम प्राकृतिक खेती की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये होते क्या हैं? बायोस्टिमुलेंट्स या जैव उत्तेजक वे पदार्थ होते हैं जब बीजों, पौधों या मिट्टी में लगाए जाते हैं। वे पोषक तत्वों को बढ़ाने, पोषक तत्वों की दक्षता, अजैविक तनाव के प्रति सहनशीलता तथा फसल की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक प्रक्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव उत्तेजक हैं, जिनका कि मैं वर्णन क्रमबद्ध तरीके से करूंगा। उनमें बीजामृत, जीवामृत, पंचगव्य, अमृत जल, वेस्ट डिकम्पोजर, जैव उर्वरक मुख्य तौर पर रहते हैं। बीजामृत एक अद्भुत जैविक घोल है जिसका उपयोग बीज उपचार के लिए किया जाता है। घोल का उपयोग बीज जनित रोगों से बीजों की रक्षा करता है। यह बीजों की अंकुरण क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। यह अद्भुत जैविक समाधान जड़ों के प्रसार को तेज करता है और इसे कीट या किसी भी कवक के हमले से बचाता है। गाय का गोबर सूक्ष्म पोषक तत्व, स्थूल पोषक तत्व और लाभकारी रोगाणुओं को जोड़ता है। गौमूत्र में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो बीजों को बचाने में मदद करते हैं। गौमूत्र की अम्लीय प्रकृति को संतुलन करने के लिए चूना पत्थर या चूना मिलाते हैं। यह घोल के पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह नई जड़ों में लगने वाले फफूंद, कीड़ों तथा मिट्टी में पनपने वाली बीमारियों को मारने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे बीजामृत को बनाने की सामग्री। ये मैं आपको 100 किलोग्राम बीज के लिए ये मात्रा बताने जा रहा हूं। किसान भाई इसको अपने हिसाब से इसकी मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं बीजों की संख्या के वजन के अनुसार। बीजामृत विभिन्न सामग्री से बनता है, जिसमें कि मुख्य तौर पर देसी गाय का गोबर, जो कि हमें 5 किलोग्राम ताजा गोबर चाहिए होता है। 5 मिलीलीटर जो है गौमूत्र, जो कि जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है। 200 से 250 ग्राम चूना या कली हम उसमें मिलाते हैं और ये घोल 20 लीटर पानी में मिलाया जाता है। इसमें हम मिट्टी जो है, मुट्ठी भर मिट्टी हमें किसी पेड़ के नीचे से लेनी चाहिए, या बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, या वैसी जगह जहां पर आपका जो जंगल हो वहां से भी हम मिट्टी ले सकते हैं। अब हम बीज अमृत बनाने की विधि के बारे में और उसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। जितनी भी ये सामग्री हमने आपको बताई, उस सामग्री को हम 24 घंटे में तैयार कर लेते हैं। एक लकड़ी की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में 3 से 4 बार हम इसको घुमाते हैं और घोल को बोरी से ढक देते हैं। अब यह घोल बीज को उपचारित करने के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार के बीज को इससे उपचारित किया जा सकता है, चाहे वो किसी सब्जी का हो या किसी और फसल का हो, उसको हम से इसका प्रचार कर सकते हैं। बीजामृत को बीज के ऊपर छिड़कना होता है और हाथ के द्वारा बीज को इसके घोल में मिलाकर छाया में सुखाया जाता है। फलीदार फसलों के बीज को इसके घोल में जल्दी से डुबोकर छाया में सुखाया जाता है। उसके बाद हम इस बीज को मिट्टी में डाल देते हैं। अब हम बात करेंगे जीवामृत की। जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है, जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ जैसे गौमूत्र, बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी, या किसी खेत की मिट्टी या जंगल की मिट्टी जहां पर हम खाद नहीं डालते हैं, गुड़ और दाल का आटा मिलाकर तैयार किया जाता है। जीवामृत पौधों की वृद्धि और विकास के साथ साथ मिट्टी की संरचना सुधारने में काफी मदद करता है।
यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा पौधों की प्रतिरक्षता क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं तथा फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार हमें मिलती है। अब हम जीवामृत बनाने की सामग्री के बारे में बात करेंगे। इसके लिए प्लास्टिक का ड्रम लगभग 200 लीटर की कैपेसिटी का, 10 किलो देसी गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर पुराना गौमूत्र, 1 किलो गुड़ या 4 लीटर गन्ने का रस। जीवाणुओं की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हम इस गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो बरगद या पीपड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो दाल का आटा या किसी भी दलहन का आटा हम ले सकते हैं, और ढकने के लिए कपड़ा या बोरी हमें चाहिए होती है। जीवामृत हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम प्लास्टिक का ड्रम जो लेते हैं उसको छाया में रखना जरूरी है। इसके बाद हम इसमें जो देसी गाय का गोबर है 10 किलो के आसपास उसमें डालते हैं। 5 से 10 लीटर पुराना गौमूत्र, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का आटा, अरहर, चना, मूंग, उड़द आदि का ये आटा हो सकता है, 1 किलो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी तथा 1 किलो पुराना सड़ा हुआ गुड़ और 200 लीटर पानी में ये घोल हम तैयार करते हैं। इस ड्रम को लकड़ी से रोज हिलाना पड़ता है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस ड्रम को कपड़े से हम मुंह ढक देते हैं। इस घोल पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, ये विशेष ध्यान रहना चाहिए क्योंकि इसे छाया में ही रखना है। अगले दिन इस घोल को फिर से लकड़ी की सहायता से दिन में 2 या 3 बार घड़ी की सुई की दिशा में हिलाया जाता है। लगभग 5 से 6 दिनों तक प्रतिदिन हिलाने के बाद या इसको तैयार करने के लिए हमें 5 से 6 दिन लगते हैं और ये घोल हमारा तैयार हो जाता है। लगभग 6 से 7 दिन के बाद घोल में बुलबुले उठने कम हो जाते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि जीवामृत तैयार हो चुका है। जीवामृत का बनकर तैयार होना ताप पर भी निर्भर करता है, यानी टेम्परेचर पर भी ये निर्भर करता है। सर्दी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, किंतु गर्मी में 2 दिन पहले या 2 या 3 दिन पहले ये तैयार हो जाता है। यह 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए सिंचाई के साथ देने के लिए पर्याप्त है और इसका भंडारण हमें सिर्फ 14 दिन या 1 या 2 सप्ताह के लिए ही करना चाहिए। 7 से 10 दिन के दौरान सबसे अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये कि इसका इस्तेमाल हमें 7-8 दिन के बाद जो ताज़ा ही कर लेना चाहिए। 15 दिन के बाद हमें इसे आगे नहीं ले जाना चाहिए। तब इसमें जो देखा गया है कि सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है वो कम होने लगती है। जीवामृत का प्रयोग जो है किसान भाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके कई तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं। फसल को दी जाने वाली प्रत्येक सिंचाई के साथ लगभग 200 लीटर जीवामृत का प्रयोग प्रति एकड़ की दर से उपयोग किया जा सकता है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो सिंचाई के लिए जो पानी होता है उसमें ये जीवामृत को मिला दिया जाता है, इसका या घोल बनाते हैं और सिंचाई के साथ इसमें हम पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से छानकर टपक या छिड़काव सिंचाई के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। इसमें हम स्प्रे करते हैं या इसके लिए हमें छानना पड़ता है और बूंद बूंद सिंचाई से भी हम इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हैं। छिड़काव के लिए 10 से 20 लीटर तरल जीवामृत को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। इसका छिड़काव समय समय पर करते रहना चाहिए। लगभग 2 सप्ताह से लेकर और 20 दिन और 21 दिन के 3 सप्ताह के अंतर पर हम इसको लगातार इसमें स्प्रे करते हैं। जब पौधों में फूल आने की अवस्था और फली लगने की और फल लगने की अवस्था पर इसका स्प्रे हम थोड़ी अधिक मात्रा में करते हैं। वहाँ पर अब 30 से 40 लीटर जो है जीवामृत का उपयोग हम 200 लीटर पानी में मिलाकर इसका कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि हमें इसका छिड़काव लगातार करते रहना है, तभी इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है घन जीवामृत। घन जीवामृत एक जीवामृत ही है, परंतु ये तरल नहीं है। ये भी एक जैव उत्तेजक का काम करता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। हमें घन जीवामृत बनाने के लिए 100 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 1 किलोग्राम गुड़, 2 किलोग्राम दलहन का आटा, 200 ग्राम खेत के मेड़ या जंगल के पेड़ के नीचे की मिट्टी और गौमूत्र ही चाहिए, जिससे इन सभी सामग्री को मिलाकर गूथा जाता है। इसके 2 दिन बाद इसे बोरी से ढक दिया जाता है और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी हम छिड़क सकते हैं। पानी हम आवश्यकता अनुसार ही इसमें छिड़कते हैं। बाद में इसे इतना घना बनाया जाता है ताकि इसका लड्डू बन जाए और इस गीले घन जीवामृत को छाया या हल्की धूप में हमें सुखा लेना चाहिए और इसको हम 6 महीनों तक लगभग उपयोग कर सकते हैं। इसका
बुरादा भी बना सकते हैं। लड्डुओं को आप तोड़कर उसका बुरादा भी बना सकते हैं और ये इससे आपको अपनी फसलों में डालने में से आसानी रहेगी। इसका इस्तेमाल दूसरे जो हमारा छाना हुआ गोबर होता है उसके साथ भी घन जीवामृत को मिला के 100 किलोग्राम छाना हुआ गोबर और 100 किलोग्राम ही घन जीवामृत मिलाकर बीज की बिजाई हम कर सकते हैं इसको फसल में डालने के बाद। यदि हम भंडारण की बात करें तो उसका उपयोग लगभग 1 वर्ष तक कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे रिजल्ट देता है। इससे जो कार्बनिक मात्रा है हमारे मिट्टी की वो बढ़ जाती है और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और उसकी उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैव उत्तेजक है वह है पंचगव्य। पंचगव्य जैसे कि नाम से ही लगता है कि इसमें 5 तत्व पाए जाते हैं और पंचगव्य का अर्थ यही है। पंचगव्य अर्थात गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी के मिश्रण से बनाए जाने वाले पदार्थ को पंचगव्य कहा जाता है। प्राचीन समय में इसका प्रयोग खेती की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को भी बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण भी देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दही, दूध, गोबर, घी, गोमूत्र। इसके अलावा आप दूसरे आयाम भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे गन्ने का रस, केले, इसकी और अच्छी गुणवत्ता बनाने के लिए। परंतु ये 5 मुख्य जो तत्व हैं वो हमें जरूर चाहिए। देसी गाय के उत्पादन पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए पंचगव्य एक बहुत ही बढ़िया जैव उत्तेजक पाया गया है। इसके क्या क्या लाभ हैं? भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार, भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी करता है, फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करता है। सरल एवं सस्ती तकनीक पर यह आधारित है। जो भी किसान भाई जिसके पास अपनी देसी गाय है वो अपने ये सारे उत्पाद घर पर ही तैयार कर सकता है। फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में इसमें निश्चित तौर पर वृद्धि होती है और जो भी किसान इसके इस्तेमाल करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिले हैं। पंचगव्य बनाने के लिए हमें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि क्या क्या सामग्री चाहिए और उनकी क्या मात्रा रहेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 5 किलोग्राम लगभग गाय का गोबर जो कि ताजा ही होना चाहिए, 5 लीटर गोमूत्र, 2 लीटर गाय का दूध, 2 लीटर ही दही और आधा किलो गाय का घी। इसके साथ आप गन्ने का रस, नारियल का पानी या पके हुए केले भी इसमें आप डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में ही काफ़ी आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसके अच्छे रिजल्ट या इसके जो परिणाम है आप पा सकते हैं। पहले दिन हमें 5 किलोग्राम गोबर और गोमूत्र लगभग 1 से 1.5 लीटर और 200 ग्राम देसी गाय का घी अच्छी तरह से मटके या प्लास्टिक की टंकी में डाल देना चाहिए और उसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना चाहिए। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हम हिलाते रहते हैं, क्योंकि ये पेस्ट बनाना पड़ता है और ताकि अच्छी तरह से हम सुनिश्चित करते हैं कि घी उसमें अच्छी तरह से मिल जाए। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में मिलाकर मटके में डाल देते हैं, फिर से इसे हम बंद कर देते हैं ढक्कन लगा के। इस मिश्रण को 15 दिनों के लिए छांव में रखना जरूरी है। प्रतिदिन जैसे हम जीवामृत को तैयार करते हैं वैसे ही प्रतिदिन सुबह और शाम के समय अच्छी तरह लकड़ी से हम इसे घोलना है सुई की दिशा में। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू इसमें आती है तो हिलाने की जो प्रक्रिया है 1 सप्ताह और बढ़ा देते हैं। इस तरह पंचगव्य तैयार हो जाता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। अब इस वृद्धिकारक उत्प्रेरक के रूप बीमारियों में रोकथाम कीटनाशक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक हम उपयोग कर सकते हैं। पंचगव्य का प्रयोग विभिन्न तरीकों से हम अपनी फसलों में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा बात आपको बीज व जड़ उपचार, क्योंकि जब हम बीज लगाते हैं यदि उसका हम शोधन कर लें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पंचगव्य के 3% घोल को, मतलब 3 मिलीलीटर आपका जो है 100 लीटर पानी में ये हम घोल बनाते हैं। 3 से 5%
इस घोल का इस्तेमाल हम करते हैं। और जड़ को 10 से 15 मिनट या बीज को उसमें डुबो के रखा जाता है और 30 मिनट तक छाया में हम उसे सुखाने के बाद उसकी बुआई खेतों में कर देते हैं। लगभग 300 मिलीलीटर पंचगव्य 60 किलो बीज या जड़ का उपचार करने के लिए पर्याप्त पाया गया है। फल, पेड़, पौधों और फसल पर छिड़काव करके भी हम इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचगव्य के इतने ही प्रतिशत के घोल, मतलब 3% के घोल को फल, पेड़, पौधों और फसल पर छिड़काव करके प्रयोग किया जा सकता है। 3 लीटर पंचगव्य 1 एकड़ फसल के लिए काफी होता है। पौधशाला से पौधों को निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रोपण व बुआई के पश्चात 15 से 25 दिन के अंतराल पर 3 बार लगातार हम इसका छिड़काव लगभग कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंचाई के पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पंचगव्य के मिश्रण को सिंचाई के पानी के साथ 50 लीटर प्रति हेक्टेयर मिलाकर ड्रिप सिंचाई या प्रवाह सिंचाई के माध्यम द्वारा किया जा सकता है। 3 लीटर पंचगव्य 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। सिंचाई के लिए प्रति लीटर पंचगव्य की मात्रा 20 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल हम बीज भंडारण के लिए भी कर सकते हैं ताकि हम अच्छे ढंग से बीज को भंडारण कर सके। बीज को भंडारण करने से पहले पंचगव्य को 3% घोल में 10 से 15 मिनट के लिए डुबोकर रखा जा सकता है। इसके बाद सुखाकर भंडारण करें। ऐसा करने से बीज को लगभग 360 दिन या 1 साल लगभग सुरक्षित रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अमृत जल की। अमृत जल में भी लगभग वही सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि गाय के गोबर, गोमूत्र वगैरह से ही हम तैयार करते हैं। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जो हम गुड़ या कुछ और गन्ने का रस डालते हैं, यहाँ पर जो है शहद का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी 200 लीटर पानी, 20 किलो गोबर, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर, आधा किलो शहद और 250 ग्राम घी से ये बनाया जाता है। इन सभी सामग्रियों को 200 लीटर के ड्रम में हम मिलाते हैं और रात भर इसको रखते हैं। इस सूत्रीकरण का उपयोग बीज उपचार, बीज संस्कार, मिट्टी के संवर्धन, भूमि संस्कार, पौधे पर पर्ण स्प्रे, पादप संस्कार के लिए किया जाता है। इसका स्प्रे हम और भूमि में जो सिंचाई है इसकी वैसे ही करते हैं। इसमें कोई पानी या कुछ और चीज नहीं मिलाया जाता है और इसके भी बड़े अवांछित जो है परिणाम पाए गए हैं। अब हम बात करेंगे वेस्ट डीकंपोजर की या कचरा अपघटन। हम देखते हैं कि हमारे कचरा प्रबंधन की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और वेस्ट डीकंपोजर इस दिशा में एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और वेस्ट डीकंपोजर जो है इसका प्रयोग जैविक कचरे से तत्काल खाद बनाने के लिए किया जाता है तथा मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़े पैमाने में केंचुए पैदा होते हैं और पौधे की बीमारी को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको भी देसी गाय के गोबर से सूक्ष्म जीवाणु निकाल कर बनाया गया है। वेस्ट डीकंपोजर की 20 मिलीलीटर की मात्रा को पैक्ड बोतल में बेचा जाता है जिसकी लागत लगभग 20 से 30 रुपए प्रति बोतल आती है। इसका निर्माण राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में होता है और ये जो हमारे 8 क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र है वहां से जो है किसानों को और उद्यमियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वेस्ट डीकंपोजर को ICR द्वारा भी सत्यापित किया गया है। वेस्ट डीकंपोजर तैयार करने का तरीका क्या है? इसमें हम 2 किलो गुड़ को सबसे पहले 200 लीटर पानी वाले प्लास्टिक के ड्रम में मिलाएं। अब इस बोतल का जो हमारा जो 20 मिलीलीटर का जो इसमें पदार्थ रहता है उसको लें, उसे गुड़ के घोल वाले प्लास्टिक ड्रम में मिला दें। ड्रम में सही ढंग से वेस्ट डीकंपोजर के वितरण के लिए लकड़ी के एक डंडे से इसे भी अच्छी तरह से हिलाना चाहिए ताकि इसमें वो अच्छी तरह से मिल जाए। एक ड्रम को पेपर या कार्डबोर्ड या बोरी से हम ढक सकते हैं और प्रत्येक दिन 1 या 2 बार इसे भी पुनः हिलाना चाहिए। 5 दिनों के बाद ड्रम का घोल क्रीमी हो जाएगा, यानी एक बोतल से 200 लीटर वेस्ट डीकंपोजर घोल हमारा तैयार हो जाता है। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं ये भी बहुत सरल है। 20 मिलीलीटर की शीशी से जो 200 लीटर तरल खाद हमने तैयार की, इसे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। गोबर कचरे पर डालकर उसे खाद बना सकते हैं। इससे बीज का शोधन कर सकते हैं। अगर फसल में फफूंद जैसे रोग लगे हैं और तो भी उस पर छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा वेस्ट डीकंपोजर के साथ हरी मिर्च, हल्दी, लहसुन और अदरक का रस निकालकर छिड़काव किया जाए तो फसल के रस चूसने वाले
कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे फसल की उपज के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे जैव उर्वरक। जैव उर्वरक भी प्राकृतिक खेती में बहुत उपयोगी हैं। जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक मिट्टी में अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंदी, शैवाल, एल्गी, सूत्रकृमि पाए जाते हैं। इसमें से कुछ जो है सूक्ष्म जीव भूमि की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाते हैं और उसकी जो भूमिका एक अहम रहती है। इनमें से कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं और अन्य जीवाणु भूमि में उपलब्ध अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं। किसान भाइयों, अक्सर ये देखा गया है कि जो हमारी मिट्टी है उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु वो पौधों को उपलब्ध नहीं रहते हैं। इसलिए यदि हम इनका उपयोग करते हैं तो जो हमारा फास्फोरस है या पोटेशियम है अघुलनशील उसमें रहता है, उसको यदि हम जैव उर्वरक डालते हैं तो वो पौधों को मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही खेतों में बचे हुए अवशेषों को सड़ाकर मिट्टी में कार्बनिक यौगिकों की मात्रा को भी उचित बनाए रखता है। परिणाम स्वरूप पौधों को आवश्यक पोषक तत्व तथा उचित पोषण उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। जैव उर्वरक क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों द्वारा पहुंचाया जाने वाला लाभ मिट्टी में इनकी संख्या और क्षमता पर निर्भर करता है। जब इन सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता मिट्टी में असामान्य होती है तो उसे कृत्रिम रूप से प्रदान करते हैं, जिन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। मतलब ये मिट्टी में विद्यमान तो हैं परंतु वहां पर ये इतने क्रियाशील नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो केमिकल फार्मिंग है या जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उससे ये निष्क्रिय हो जाते हैं और उन पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इसे हम मिट्टी से ही निकाल के उसका संशोधन करते हैं और उसको लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई करके दोबारा खेतों में डाला जाता है। इनका प्रयोग भूमि की जैविक क्रियाओं को बढ़ाने तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने में भी किया जाता है। जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्यतः नाइट्रोजन जैव उर्वरक जिनकी हम बात करेंगे वो है राइजोबियम जैव उर्वरक, जो दलहनी फसलों के लिए उपयोग किए जाते हैं। एज़ोटोबैक्टर जैव उर्वरक जो अन्य फसलों के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद एस्टोबैक्टर जैव उर्वरक जो गन्ने की फसल के लिए मुख्य तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गे एवं एजोला भी है जो धान की फसल के लिए मुख्य तौर से इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं फॉस्फेट विलायक जैव उर्वरक। फॉस्फेट विलायक मतलब फॉस्फोरस को घुलाने वाले, घुलनशील करने वाले जैव उर्वरक। उसका प्रयोग भी हम सभी फसलों के लिए राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा एस्टोबैक्टर के साथ किया जाता है। जो फॉस्फेट विलायक जैव उर्वरक है उनका इस्तेमाल हम दूसरे जो नाइट्रोजन जैव उर्वरक उनके साथ मिलकर हम करते हैं। जैव उर्वरकों के लाभ बहुत ज़्यादा हैं। उनमें मुख्य तौर पर पैदावार में 20 से 30% की वृद्धि पाई गई है। मृदा की जैविक क्षमता में बढ़ोतरी पाई गई है। मृदा की प्राकृतिक उर्वरक शक्ति को बनाए रखने में सहायता होती है। सूखे एवं मृदा जनित रोगों से भी हम अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में बहुत सहायक सिद्ध होता है तथा आर्थिक दृष्टि से भी ये लाभकारी है। अब मैं इसके प्रयोग की विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा। जैव उर्वरक का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से फसलों में कर सकते हैं। इसमें भी पहले बीज उपचार हम करते हैं। बीज उपचार विधि का प्रयोग तब करते हैं जब जिस बीज को हमने खेत में बोना है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उचित जैव उर्वरक का चुनाव करना आवश्यक है। जितने भी हमारे दलहनी फसलें उसका हम राइजोबियम द्वारा बीजोपचार कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर प्रदेश के कृषि विभाग और कृषि विद्यालयों में उपलब्ध रहते हैं। एक पैकेट राइजोबियम 200 ग्राम या ये तरल पदार्थ में भी उपलब्ध रहता है। 50 और 100 ml की पैकिंग में ये आता है। 10 किलोग्राम बीजों के लिए प्राप्त होता है। अलग अलग दलहनी फसलों का राइजोबियम कल्चर भी अलग अलग होता है। 50 से 100 ग्राम गुड़ लेकर उसे आधे लीटर पानी में घोलकर इस पैकेट को हम राइजोबियम कल्चर मिला लेते हैं। इस घोल को 10 किलोग्राम बीजों पर छिड़क कर हम बीजों को अच्छी तरह से उसको मिला दें ताकि उसका जो है उस पर चिपक जाए। इसके बाद बीजों को छाया में सुखाया जाता है। यह क्रिया बुआई से ठीक पहले हमें करनी होती है और ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध पाई गई है। मटर व बीन में फ्रेंच बीन या फ्राश बीन बात करते हैं, दलहनी फसलें, यह जैव उर्वरक बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसके बाद आता है पौध की जड़ों का उपचार। सब्जी वाली फसलों के लिए जिन्हें पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है या कोई और फसलें हो या
आप किसी फल की बात भी करें तो उनका जड़ों का उपचार हम कर सकते हैं और बाद में खेत में रोपाई इसकी उसके बाद की जाती है। पौध जड़ उपचार विधि उपयुक्त है। इसके लिए हमें 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 1 किलोग्राम नाइट्रोजन या 500 मिलीलीटर तरल जैव उर्वरक की आवश्यकता रहती है। इसमें हम एस्टोबैक्टर एजोस्पाइरलम 1 किलोग्राम फॉस्फेट ब्लैक जैव उर्वरक भी हम डाल सकते हैं और इसका घोल जो है 10 से 15 लीटर पानी में हम बनाते हैं और रोपाई करने के लिए जो पौधे हमने तैयार करने हैं, इस मिश्रण को उन पौधों की जड़ों को डुबोकर हम आधे घंटे के लिए लगभग रखते हैं और उसके बाद उसका हम दूसरी जगह पर उसको हम ट्रांसप्लांटिंग या उसको प्रतिरोपित करते हैं। जैसे कि हमारे सब्जियां हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, गोभी वर्गीय फसलें या अन्य कोई भी फसलें, उनका जो हम जड़ उपचार अच्छी तरह से इसका कर सकते हैं। ये ध्यान हमें रहना चाहिए कि उसकी जड़ों में ये अच्छी तरह से इसका घोल लग जाए, क्योंकि ये उसकी वृद्धि को बनाए रखता है। क्योंकि जब भी हम उस पौधे को मिट्टी में लगाएंगे तो उसका जो है वहां पर स्थापित वो बड़े अच्छे ढंग से होगा और उसकी जो वृद्धि है एकदम से बड़ी अच्छी होगी। इसके बाद हम मृदा उपचार भी इन जैव उर्वरकों से कर सकते हैं। लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 5 किलोग्राम नाइट्रोजन जैव उर्वरक और 5 किलोग्राम ही जो हमारा फॉस्फेट या फॉस्फोरस विलायक जैव उर्वरक है उसको हम, या उसको फॉस्फोटिका भी कहते हैं, या पीएसबी फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, 50 से 100 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद के साथ अच्छी तरह से हम मिला देते हैं। लगभग 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बाद इस मिश्रण को बुआई या रोपाई से पहले खेत में मिलाएं। इसका मकसद ये है कि उसमें हम यदि इस जैव उर्वरक को डालते हैं खाद में तो उसमें अच्छी तरह से इसको फैल जाता है और उसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि नमी का होना बहुत जरूरी है, तभी उसमें ये जो जैव उर्वरक है वो पनपते हैं। जो आज हमने बात की जैव उत्तेजकों की या बायोस्टिमुलेंट्स की, जो कि प्राकृतिक खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि सघन खेती जो हम इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग के परिणाम हमारी जो भूमि की उर्वरता और उत्पादन क्षमता लगातार क्षीण होती जा रही है। इसके दुष्परिणाम पर्यावरण प्रदूषण, भूमि संरचना में परिवर्तन, मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों और सूक्ष्म वनस्पतियों में कमी तथा फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में कमी के रूप में परिलक्षित हुए हैं। इसीलिए मिट्टी को स्वस्थ और इसकी उत्पादकता को बनाए रखने के लिए हम जैव उत्तेजकों के प्रयोग पर बल देना हमें अति आवश्यक हो गया है और यदि हम इसका उपयोग प्राकृतिक खेती में लगातार करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। और ये पाया गया है कि जो भी किसान इनका इस्तेमाल कर रहे हैं इसका बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आया है। धन्यवाद।